रॉयल एनफील्ड के 350 के लाइनअप में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि मीटियोर ले आदमी, क्लासिक ले या स्टैंडर्ड ले या हंटर ले। तो आज उसमें जो हंटर का जो भी डाउट है वो तो क्लियर कर दूंगा कि हंटर तुमको क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इस बाइक को मैंने बहुत चलाया है, सिटी के अंदर चलाया है, हाईवे पे चलाया है, माउंटेन पे चलाया है। तो मतलब एक अच्छा खासा जो है अनुभव जो होना चाहिए वो मुझे इस बाइक के साथ है कि विद टाइम जो है इसको क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या इसके ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा तुमको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के डिज़ाइन को लेके। इस बाइक का डिज़ाइन जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है और काफ़ी यूथफुल लगता है। जैसे कि अगर तुम इसी में ही जो है क्लासिक देखते हो या उसके बाद स्टैंडर्ड देखते हो या मीटियोर देखते हो, वो काफ़ी बड़ी बाइक है, काफ़ी हैवी बाइक है। वहीं उनसे अलग एकदम रॉयल एनफील्ड की पहचान से अलग, जो एक बड़ी बाइक की पहचान है उनसे एकदम अलग, ये बाइक बहुत ही कॉम्पैक्ट है। और जितना ये कॉम्पैक्ट दिखने में लगती है उसका जो फ़ायदा है आपको चलाने में मिलता है तो वो बात बाद में करेंगे। बट अगर बाकी डिज़ाइन एलिमेंट की बात देखो तो जो उसका टैंक है उसका शेप काफ़ी प्यारा है। उसके बाद जो उनका मीटर है कंसोल, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने तामझाम नहीं किया है, बहुत ही सिंपल रखा है। और इस पूरी बाइक को मैं कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड डिज़ाइन करते टाइम बहुत ही सिंपल रखा है, जितना सिंपल रखा जा सकता है। एक प्रॉपर जो बाइक का एसेंस है सिर्फ वो हमको इस बाइक में देखने को मिलता है। वहीं पे उसकी कलर थीम है वो भी डुअल टोन है, जो काफ़ी दिखने में प्यारी लगती है। और जो भी नए और कलर्स लॉन्च करती रहती है रॉयल एनफील्ड, कभी मरून लॉन्च कर देती है, अभी हाल ही में उसके 3-4 अपडेट आए हैं तो उसमें कुछ और कलर लॉन्च हुए हैं। बट अदर देन दैट डिज़ाइन में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसकी डिज़ाइन जो है टाइमलेस डिज़ाइन है। चाहे तुम यहाँ पे इसकी देख लो, बहुत ही प्यारी सी इन्होंने बैजिंग दे रखी है हंटर की, और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड बहुत ही प्यारा सा जो दे रखा है। मतलब कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने काम ओवर कर रखा है। चाहे हेडलाइट हो, चाहे इंडिकेटर हो, सब कुछ बहुत ही मिनिमलिस्टिक तरीके से रखा गया है कि जिससे जो है इसका डिज़ाइन टाइमलेस बन जाए। कि मतलब आगे जाने टाइम पे कुछ ऐसा ना हो कि भाई कह दे यार मतलब आउटडेटेड सी बाइक लग रही है। ये बाइक ऐसा लगता है कि आज के 20 साल पहले आती तो भी अच्छी लगती और आज के 20 साल बाद तो भी अच्छी लगेगी। तो कुछ डिज़ाइन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, और डिज़ाइन के मामले में कहूँगा बहुत अच्छा काम किया गया है। चाहे आप ग्रैब रेल्स देखो, वो भी मतलब बहुत ही स्पोर्टी लुक देते हैं, ऐसा नहीं कि पीछे से बड़ा बड़ा सा लगा दिया है। और इसका जो सबसे पीछे वाला सेक्शन है वो मुझे डिज़ाइन में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो टायर का लुक है, क्योंकि इसका टायर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो जो पीछे जो अगर तुम देखोगे टेल टाइड की साइड पे तो बहुत अच्छा लुक देता है। और वहीं पे साइलेंसर भी है, छोटा साइलेंसर है, प्यारा साइलेंसर है, तो वो भी इसके साथ एकदम परफेक्ट जाता है। मतलब इस डिज़ाइन को रखा गया है कि एक ऐसा डिज़ाइन जो सिटी कम्यूट के लिए छोटी सी कॉम्पैक्ट सी हो, बहुत ज़्यादा भसड़ ना हो, तो वो वाली जो डिज़ाइन है। और सबसे वाले जो उसके एलॉय व्हील अगर तुम देखोगे तो उनका जो कटिंग है जो फ्रंट वाले एलॉय व्हील की, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, मतलब एक अलग सा लुक देती है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में ये 10/10 है। अब बात करते हैं इसकी जो मेन चीज़ है वो है राइडिंग कंफर्ट के बारे में। ये बाइक ऐसी है जो कह सकते हो कि हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए है। इसको मैं कैसे कहूँ वो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। राइडिंग कंफर्ट में अगर तुम बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आप इसमें बैठते हो तो इसकी जो पोजीशन है तो वो थोड़ी सी स्पोर्टी है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हर किसी के लिए नहीं है। जैसे कि अगर आप इसके फुट पैक देखोगे, जब मैं रखता हूँ पैर, तो हल्के से पीछे ऐसे स्पोर्टी वाला जो है आपको पोस्चर देता है। तो ये जो है एक रिलैक्स पोजीशन नहीं है जब आप बहुत लॉन्ग कम्यूट करते हो, या भाई आपका पेट निकला हुआ है, थोड़ा सा एज हो गई है, तो उसमें थोड़ा सा जो है इसका पोस्चर आपको मांगता है कि आपको स्पोर्टनेस मांगता है, थोड़ी सी कमिटमेंट मांगता है। बट अगर 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 आप सिटी के अंदर राइड करते हो और अभी अपने आप यंग एज में हो, तो ये पोस्चर बहुत ही कमाल का है। क्योंकि पोस्चर जो है ना वो बाइक को बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। जैसे कि अगर कोई बाइक का पोस्चर है वो अगर ऐसे है तो आप अपने आप ही एक्सीलरेट करोगे, आपका मन करेगा कि आप तेज़ चलाओ। तो पोस्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और वहीं पे अगर उसका रिलैक्स पोस्चर है, मान लो उसकी जो फुट पैक की पोजीशन है वो काफ़ी फ्रंट फुटेड है, तो आपको कभी इतना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि आप बहुत रैप करो और बाइक आपके पूरे कंट्रोल में रहेगी। तो पोस्चर बहुत कुछ डिफाइन करता है। जैसे कि जब हम कोई भी आप स्पोर्ट्स बाइक देखोगे तो उसमें फुट पैक पीछे क्यों होते हैं, उसका एक रीज़न है कि जब भी फुट पैक पीछे होते हैं तो आपकी जो यहाँ पे टैंक पे ग्रिप है वो बहुत सॉलिड बनती है। और मेनली जो बाइक है वो आपके टैंक से यहाँ से ही ये मूव होती है। जब आप ऐसे चलाते हो तो मेन जो ग्रिप है, जैसे मैं हैंडल नहीं पकड़ूंगा, मेरा यहाँ से चलता है, ये देखो, तो बाइक यहाँ से कंट्रोल होती है। और जिस बाइक के भी स्पोर्टी पोस्चर होता है जो यहाँ पे ऐसे आप आराम से मतलब पीछे करके चलाते हो, तो उसको तेज चलाने का मन करता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बाइक कंट्रोल में, जहाँ से आप फ्लिक करना चाहोगे वहाँ से आप फ्लिक कर लोगे। और इस बाइक में वो चीज़ है, आप जैसे इसको फ्लिक करना चाहोगे तुरंत ही फ्लिक कर लोगे। तो ये जो कैरेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है कि अगर आप स्पीड में चलना चाहते हो तो ये बाइक आपके लिए है। 350 सीसी में मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा जो कैरेक्टर है स्पोर्टीनेस का वो रॉयल एनफील्ड किसी और में देती है। अब बात करते हैं कंफर्ट की। अब इसके साथ ड्रॉबैक भी यही आता है कि जब ये पोजीशन होती है आपकी बाइक पे बैठने की, तो इसके साथ कंफर्ट
थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि आपके जो शोल्डर है उन पे जब आप लॉन्ग टर्म चलाते हो तो काफ़ी वेट आ जाता है, और उसकी वजह से जो है जब आप चलाते रहोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वो एक रिलैक्सिंग पोस्चर नहीं बनता। जैसे कि आप ऐसे बैठ के चला रहे हो तो आप रिलैक्स बैठे हो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वहीं आप बहुत ही कम्फर्टेड बैठ जाते हो तो शोल्डर पे पेन आता है, जो आपकी रिस्ट है इस पे पेन आता है। फिर उसके बाद ये सारी जो प्रॉब्लम है वो अभी मतलब जब आप लॉन्ग टूर करोगे तब वो प्रॉब्लम आती है। और ये ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाती है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलाते हो तभी आपको पेन दिखता है। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे पेन दिख जाएगा आपको। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंफर्ट के मामले में थोड़ा सा मतलब कम है। तो 2 पॉइंट जो है आप कम कर सकते हो। 10 में से मान लो आप कंफर्ट में 8 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। लेकिन अगर बाकी कंफर्ट की बात करते हैं जिसमें हमारा सीट का कंफर्ट आता है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि इसकी जो कुशनिंग है ना सीट की, वो जब मैं दबा के देखता हूँ भाई तो काफ़ी अच्छी कुशन है। मतलब कहीं भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। और वहीं पे पिलियन कंफर्ट भी देखोगे वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पिलियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लैंट है या बहुत ज़्यादा छोटी सीट है। जो सीट की जो ओवरऑल विड्थ है वो पीछे भी काफ़ी अच्छी है। मतलब पिलियन आराम से बैठ सकता है। बस ये है कि उसको बैक सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी जो ग्रैब रेल्स है वो साइड में दी गई है। तो अगर वो पीछे थोड़ी सी और होती तो फिर वो कैरेक्टर मिस हो जाता। तो बट ओवरऑल मैं कहूँगा पिलियन के लिए, सबके लिए ये कंफर्ट के मामले में 8 ही है ओवरऑल। अब आगे ही बात करते हैं, वो है इसका इंजन और इसकी हैंडलिंग। इसका इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं कहूँगा इसका इंजन 350 के हिसाब से एक रॉयल एनफील्ड जिसको कैरेक्टर दिया ना इंजन का, वो बखूबी निभाता है। जैसे कि 350 में बहुत सारी बाइक्स आती हैं, क्लासिक हो गई, स्टैंडर्ड हो गई, मीटियोर हो गई, लेकिन जो इस बाइक को कैरेक्टर चाहिए था वो कैरेक्टर दिया है। अब मैं क्या कैरेक्टर की बात करता हूँ वो आपको समझाता हूँ। वो कैरेक्टर ये है कि जब आप इसको पहले गियर में उठाते हो ना तो आपको मन करता है कि आप स्पीड करो, क्योंकि उसका जो इंजन है वो बहुत ही जो इनिशियल टॉर्क डिलीवरी देता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो उसका वेट बहुत कम है। तो यहाँ पे एक वेट भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इस बाइक के साथ। इसकी वेट कम होने की वजह से इसका जो पिकअप है जो बाकी की 350 की लाइनअप की बाइक है उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद वहीं पे जो उसकी हैंडलिंग है वो भी बेहतर है, क्योंकि जो मैंने बताया एक तो इसकी फुट पैक की पोजीशन, फिर आप कम्फर्टेड बैठते हो, उसके बाद उसका वेट बहुत लाइट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो इंजन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। और सबसे मेन बात जो है इसकी जो इंजन से साउंड आती है, मतलब जो उसका एग्जॉस्ट साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा पंची है। मतलब आपको मन करेगा कि आप उसको रैप करते रहो। मतलब मुझे लगता नहीं कि इस जो जितनी भी बाइक्स आती हैं उनमें, मतलब मैं ओवरऑल बात बता रहा हूँ कि उनमें से मुझे लगता है जो स्टॉक एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो सबसे बेस्ट है हंटर का। मतलब एकदम लगता ही नहीं कि ये स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और जितना आप इसको चलाओगे उतना ही आप पे ग्रो करेगा साउंड, उतना ही आपको मज़ा आएगा इस साउंड के सुनने में। मतलब वो पट 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 मतलब अब मैं सुना के दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे खुद रुका नहीं जा रहा है। इसका साउंड सच में बहुत ही प्यारा है। तो हियर वी गो, एक मिनट मैंने न्यूट्रल पे कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, अब ये जो साउंड है ये काफ़ी बेसी है। ये देखो कि आपको जो बेस है वो फील होता है। और उसके बाद इस साउंड की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये लीनियर नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो है ये हल्का सा बैक फायर मारता है जब आप थोड़ा सा तेज़ चला के छोड़ते हो, तो एक अलग ही ग्रंट आती है इस साउंड में। तो ये साउंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और ऐसे जब आप चलाते हो तो और मज़ा आता है। तो ये तो बात होगी इसके इंजन की और इसके साउंड की। और बात करें इसके जो गियर बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जो आप मतलब अप शिफ्ट करते हो या डाउन शिफ्ट करते हो वो इतनी ज़्यादा आसानी से होता है। मतलब आपको पता नहीं चलता है कि आप एक गियर में थे, कब दूसरे में, तीसरे में, चौथे में तर 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 जो है वो इसमें गियर शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ये मतलब मुझे बहुत मस्त लगा। इसका जो भी इंजन का काम है, जो भी एग्जॉस्ट है, क्लच है, गियर है, इन सब का कॉम्बिनेशन इनका इंजन का एकदम परफेक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं जो लास्ट है इसकी मेंटेनेंस की, इसकी सर्विस की, जो कि मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए एक डील ब्रेकर होता है या बहुत लोग सोचते हैं सर्विस के बारे में। तो उनके मामले में कहूँगा भाई रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो ये बात जो है मतलब जब बाइक लोग खरीदते हैं तो उनको लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे होने चाहिए, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे दो, उसमें ABS भी दे दो, उसमें सब दे दो भाई, बस आने दो। तो वो जो चीज़ है उनको तब पता चलती है जब वो चीज़ ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब वो चीज़ ख़राब होती है ना तब आप उसको पता चलता है कि भाई ये तो इतनी महंगी लग रही है। और फिर जब आप उसको लगा नहीं पाते तो अंदर ही अंदर ख़राब लगता है। जैसे कि अगर आपके पास बाइक में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है और आप उसको रिप्लेस नहीं करा पाते हो, सही नहीं करा पाते हो, तो भले ही वो काम की ना हो, लेकिन एक अंदर से कसोटता है कि भाई वो सही क्यों नहीं करा पा रहा हूँ मैं। तो ये जो चीज़ है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया रॉयल एनफील्ड ने, जिसमें इन्होंने फालतू की तीन जाम नहीं दी है। और बहुत ही मतलब सिर्फ सेफ्टी के लिए आपको ABS चाहिए तो आपको उसमें ABS मिलता है, बाकी आपको लाइट्स चाहिए और
जो भी नॉर्मल टैग चाहिए बस नॉर्मल टैग है, कुछ हाई फाई टैग नहीं है जिसकी वजह से कि ये ख़राब हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, जिससे रिप्लेस कराने में या वो कराने में वो झंझट वाली चीज़ जो है वो उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। तो फिर मेंटेनेंस की बात हम कर रहे थे तो इधर उधर हो जाता है। तो इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही एक सही ब्रैकेट में आता है। आपकी जो मेंटेनेंस है आपका, अगर आप सर्विस कराने जाते हो तो 2 से 2,500 में आपकी सर्विस हो जाएगी। उसमें आपका ऑयल उसमें आपका ऑयल चेंज हो जाएगा, डिस्पैच भी ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, और जो छोटी मोटी जो खर्चे हैं वो उसके बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। मतलब आप भी मान लीजिए अमूमन एक सर्विस पे आप 2 से 2,500 रुपये में निपट जाएंगे। कुछ बड़ा खर्चा आता है, जैसे मान लो टायर चेंज कराने हैं तो वो जो है अलग से है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। आपको दोनों सेट जो है वो 4 से 5,000 के बीच में पड़ जाएंगे। तो ओवरऑल जो उसका है वो बहुत ही सही है, मतलब इस मामले अगर हम बात करते हैं। तो ये सारी बातें होगी रॉयल एनफील्ड को लेके। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हंटर में क्या क्या खूबियाँ हैं, और आप सबसे पहले आप पहचानो कि आपको किस तरह की बाइक चाहिए। आपको एक रिलैक्स बाइक चाहिए, या आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो बहुत ही हल्की हो, निम्बल हो, एक उसका करैक्टर हो। आप अपनी स्टाइल समझिए, आपका रन कहाँ पे रहता है, कि आप सिटी में ज़्यादा चलाते हैं या हाईवे में ज़्यादा चलाते हैं। क्योंकि ये बाइक मैं रिकमेंड करूँगा उनके लिए जो सिटी में चलाते हैं, क्योंकि सिटी में चलाने के लिए इससे ज़्यादा बेटर कोई बाइक नहीं है। उसका रीज़न है, एक तो ये लाइट वेट है, बहुत जल्दी ये कट मारने बहुत ही आसान है, तुरंत फ्लिक हो जाती है। ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, मैंने बात करना भूल गया, इसके जो ब्रेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बाइट देते हैं। उसका रीज़न क्या है, एक तो जो इनके डिस्क प्लेट है वो काफ़ी बड़ी है टायर के हिसाब से, और जो उसका बॉडी है तो उन सब का जो अगर मिक्सचर देखोगे ना तो उसकी जो डिस्क प्लेट, जो उसका डिस्क का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड कर पाता है। तो सिटी के हिसाब से अगर आपकी सिटी में 80% राइड है और 20% हाईवे की राइड है, कभी कभी वीकेंड पर चले जाते हो, तो उस मामले में ये बाइक एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप सोचो इससे आप फुल ऑफ रोडिंग कर लो या फुल इस पर हाईवे टूरिंग कर लो, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उसको कम रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बात वही आ जाती है, क्योंकि इसका जो सिटिंग पोस्चर वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। और फिर उसके बाद जो इसका जो एक आता है ना कि आप अच्छे से क्रूज़ कर पाते हो, तो वो जो है वो क्रूजिंग वाला सिनेरियो इसमें कहीं ना कहीं लैग होता है। तो जब आप हाईवे पे जाते हो तो वो प्रॉपर क्रूजिंग नहीं कर पाते हो, तो एक आपको रहना पड़ता है, मतलब बाइक को पकड़ के आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको हर टाइम अटेंटिव रहना पड़ता है। और उसके बाद सीट भी नहीं है क्रूजिंग के हिसाब से कि आप सामान वगैरह बांध लो बहुत सारा, वो इतनी स्पेस भी नहीं है प्रोवाइड करता है। तो वो है कि अगर आप क्रूजिंग के साइड देख रहे हो तो उसमें आप क्लासिक देख सकते हो, मीटियोर देख सकते हो, वो परफेक्ट है क्रूजिंग के मामले में, लंबे लंबे हाईवे टूर के मामले में। बट ये छोटा मोटा काम आपका कर देगा, वीकेंड राइड कर देगा, 1-2 दिन की ट्रिप है वहाँ ले जाएगा, ले आपको सब जगह जाएगा, ये सब कुछ कर देगा। चाहे उसको लद्दाख ले जाओ, चाहे मनाली ले जाओ, चाहे कन्याकुमारी ले जाओ, ये सब जगह बाइक चली जाएगी, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना परफॉर्मेंस में ना किसी चीज़ में। बट थोड़ा बस 19-20 का फ़र्क होता है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो एक बार आप देख लो आपका क्या यूज़ है और आपको किस तरह के आप राइडर हो, आपको तेज़ बाइक पसंद है, कैसी बाइक पसंद है, तो फिर आप एक अच्छा डिसीजन बना पाओगे। मेरी तरफ से जितनी मदद कर सकता था मैं, वो मैंने आपकी कर दी है। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो, ये जो हमारा फॉर्मेट अच्छा लगा हो, बातचीत अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा लगा, और आने फ्यूचर वाली बाइक में आप कौन सी बाइक देखना चाहते हो जिसका मैं रिव्यू करूं या जिसके बारे में बताऊं। और बाइक के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप जान सकते हो, जो भी आपको जानना है उनके लिए आप कमेंट कर सकते हो, और जो भी डाउट है उसके लिए कमेंट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धूप बहुत है, पसीना निकल जाता है वीडियो बनाने में, तो अच्छा लगेगा, मोटिवेट होते हैं उससे बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड लव यू ऑल।